ह्यूमन में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका के बारे में उन्हें पता कर लिया है। तो उसके साथ साथ कोशिका क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। दोस्तों पार्ट 2 में हम उससे आगे चलेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सेल यानी कोशिका के प्रकार। क्या होगा दोस्तों? टाइप्स ऑफ सेल यानी कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? दो। कोशिका प्रकार कितने होते हैं? दो। दो कौन कौन? एक तो होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है दोस्तों? जो कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वो वेल डिफाइंड नहीं पाया जाता है। यानी प्रो का मतलब होता है प्रोमिटिव, यानी प्रोमिटिव का मतलब होता है वेल डिफाइंड केंद्रक नहीं पाया जाना। अर्थात केंद्रक हो भी सकता है और होता है तो उसमें वेल डेवलप्ड केंद्रक नहीं होता, कहीं भी हो सकता है और निश्चित स्थिति उसकी नहीं होती। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि केंद्रक पाया जाता है, वो भी वेल डिफाइंड केंद्रक पाया जाता है, बिल्कुल स्थित जगह पे केंद्रक पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखिए, टाइप्स ऑफ सेल यानी कोशिका के प्रकार कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? दो होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? एक तो हो गया आपका प्रोकैरियोटिक, एक हो गया आपका यूकैरियोटिक। ठीक है, ये प्रो का मतलब होता है प्रोमिटिव, प्रोमिटिव, प्रोमिटिव। इसका मतलब होता है वेल डिफाइंड। क्या होता है? वेल डिफाइंड नहीं होता, मतलब प्रॉपर डेवलप स्टेज में नहीं होता। प्रोमिटिव स्टेज मतलब उसमें वेल डिफाइंड केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, केंद्रक नहीं पाया जाता, वो भी कैसे? वेल डिफाइंड केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक होता भी है तो वो प्रॉपर डेवलप नहीं होगा और या तो केंद्रक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और ये कौन सी होती है? सिंगल सेल्यूलर। कौन सी होती है? सिंगल सेल्यूलर। सिंगल सेल्यूलर मतलब एक कोशिकीय जीव होते हैं। कौन से होते हैं? एक कोशिकीय। कौन से? एक कोशिकीय। कौन से दोस्तों? एक कोशिकीय। कौन से? एक कोशिकीय। इसका मैं एग्जांपल दे सकता हूं, एक तो हो गया बैक्टीरिया, एक हो गया आर्किया। क्या हो गया दोस्तों? बैक्टीरिया और आर्किया। क्या हो गया? दो उदाहरण, बैक्टीरिया और आर्किया। जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये सिर्फ दो जीवों में पाई जाती है, एक तो हो गया बैक्टीरिया और एक हो गया सेल। इन दो के अलावा यह कोशिका किसी में नहीं पाई जाती। इसके अलावा इसके अलावा को सारी जीवों में कौन सी कोशिका पाई जाएगी? यूकैरियोटिक। ठीक है, अब दूसरा देखो, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में वेल डिफाइंड केंद्रक पाता है। कैसा होता है? केंद्रक पाया जाता है, वो भी कैसा होता है? डिफाइन होता है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड केंद्रक होता है। कैसा होता है? वेल डिफाइंड मतलब प्रॉपर स्टेज प्लस प्रॉपर स्टेट में क्या होता है? वेल डिफाइंड केंद्रक। जहां पर इसकी स्थिति होती है वहीं पर ये केंद्रक पाया जाता है और वो भी वेल डिफाइंड होता है, प्रॉपर इसकी जगह होती है। ये कौन सा होता है? मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर का मतलब होता है बहुकोशिकीय। क्या दोस्तों? बहुकोशिकीय। क्या दोस्तों? बहुकोशिकीय कोशिका। बहुकोशिकीय कोशिका। और ये किसमें पाई जाती है? एनिमल और प्लांट, फंगस। ठीक है, इनमें क्या पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका। क्या पाई जाती है? एनिमल प्लांट में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी। इतना याद रखो कि बैक्टीरिया और आर्किया के अलावा सब में यूकैरियोटिक कोशिका होती है। बस प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें नहीं होती? बैक्टीरिया और आर्किया। समझ में आया? दो प्रकार होते हैं सेल के। ठीक है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक दोस्तों, दोस्तों सेल में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक, अब हम पहला कोशिका का पहला प्रकार पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में दो उदाहरण थे, बैक्टीरिया और आर्किया। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पहला बैक्टीरिया के बारे में। ध्यान रखना दोस्तों, बैक्टीरिया। किसके बारे में? बैक्टीरिया। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? बैक्टीरिया के बारे में। अब देखो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के बारे में। अब यहाँ देखो, हमारी जो कोशिका
भित्ति है हमारी, जो मान लो ये हमारी क्या हो गई, कोशिका हो गई। क्या होगी दोस्तों, कोशिका। इसके ऊपर ये जो मैंने जो पहली लेयर है शुरू की, क्या है, पहली लेयर, इसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। इसे क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। और ये क्या होती है, आउटर लेयर होती है। क्या होती है, आउटर लेयर। क्या होती है, आउटर लेयर। आउटर लेयर का मतलब होता है बाहरी सतह। क्या, बाहरी सतह। क्या दोस्तों, बाहरी सतह। कोशिका के सबसे बाहरी सतह कौन सी होती है, कोशिका की सबसे बाहरी सतह कौन सी होती है, सेल वॉल। क्या दोस्तों, सेल वॉल। प्रश्न ये आ जाए कि कोशिका की सबसे बाहरी सतह किसमें, बैक्टीरिया या आर्किया में, कौन सी होगी, सेल वॉल। कौन सी होगी दोस्तों, सेल वॉल। दूसरी जो लेयर है अंदर वाली, इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, या तो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। और ये कौन सी लेयर होती है, आंतरिक सतह होती है। कौन सी होती थी दोस्तों, आंतरिक सतह, यानी अंदर की सतह, अंदर की सतह। ठीक है, इसका मतलब हो गया इनर लेयर। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर मान लो ये अपनी कोशिका, इसके जो सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती उसे बोलते हैं सेल वॉल, जो कि कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, यानी आउटर लेयर होती है। इसके अंदर एक परत और पाई जाती है, कौन सी होती है, कोशिका कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। ये कोशिका के सबसे अंदर की परत होती है। ठीक है, ये सबसे अंदर की परत होती है, ये यानी इनर लेयर होती है किसकी, कोशिका की। किसकी, कोशिका। पहला देखो सेल वॉल। मैंने आपको क्या बताया, सेल वॉल के अंदर इस सेल की सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है, कौन सी होती है, सेल वॉल। कौन सी होती है, सेल वॉल। दूसरा पॉइंट देखो, जो कि क्या करती है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। किससे, किससे करती है, रोशनी और उच्च और निम्न ताप से। सबसे ज्यादा पेड़ पौधे, सबसे ज्यादा धूप और रोशनी में कौन पाए जाते हैं, कौन होते हैं दोस्तों, पेड़। पेड़ को आपने देखा सबसे ज्यादा धूप में ही तो होता है, आदमी तो थोड़ी देर के लिए निकलता है बाहर। ठीक है, तो पेड़ को धूप और रोशनी से बचाने के लिए कौन सी लेयर काम में आती है, सेल वॉल। कौन सी काम में आती है, सेल वॉल। कौन सी काम में आती है, सेल वॉल। ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज। किसकी बनी होती है दोस्तों, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज मतलब कागज से बनने वाली चीजों में क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। जो पेड़ों से बनने वाली चीजों में क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज। जैसे कागज, कपड़े, इनमें क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसमें बनी होती है, सेल्यूलोज। क्यों, क्योंकि ये पेड़ों से बनते हैं। अब देखो यहाँ, अब कुछ ध्यान रखने योग्य बात है, सीधा सीधा एग्जाम प्रश्न आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट। पहला प्रश्न क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बना कि पादपों की, ठीक है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो पहला प्रश्न होगा, उत्तर होगा सेल्यूलोज। किसकी दोस्तों, सेल्यूलोज। किसकी, सेल्यूलोज। अब दूसरा प्रश्न, फंगस। क्या दोस्तों, फंगस में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। किसकी बनी होती है, इंग्लिश में इसको ऐसे लेते हैं, काइटिन। ठीक है, काइटिन किसकी बनी होती है, काइटिन की। जबकि बैक्टीरिया में पैक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पैक्टिन की। पैक्टिन क्या है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का क्या है, मिश्रण। फंगस में सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। जबकि बैक्टीरिया में, जबकि क्या दोस्तों, बैक्टीरिया में पैक्टिन की बनी होती है। क्या, सेल वॉल। और एक इसका मिश्रण, सेल पैक्टिन होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का क्या होता है, मिश्रण होता है। क्या होता है, मिश्रण। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कि इसका कार्य क्या है। इसका क्या है, कार्य। इसका क्या है, कार्य, यानी फंक्शन, यानी वर्क क्या है।
इसका फंक्शन वर्क है। यह किसको प्रदान सुरक्षा क्या देती है? रोशनी और उच्च और निम्न ताप से क्या देती है? सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम पहला पार्ट पढ़ चुके थे सेल वॉल, जिसमें हम पहला पार्ट पढ़ चुके थे सेल वॉल। ठीक है, दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, दूसरा भाग पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन की कोशिका झिल्ली। क्या दोस्तों? कोशिका झिल्ली। क्या दोस्तों? कोशिका झिल्ली। वैसे प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लाज्मा झिल्ली। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। मान लो यह आपकी कोशिका है। क्या है? कोशिका। क्या है दोस्तों? कोशिका। इसकी जो सबसे बाहरी परत है इसे बोलते हैं आउटर लेयर। क्या बोलते हैं? आउटर लेयर का मतलब होता है सबसे बाहरी सतह। क्या दोस्तों? सबसे बाहरी सतह कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन की। कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है सेल मेम्ब्रेन। कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन। कैसी होती है? सेल मेम्ब्रेन, जो कि किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की। किसकी? लिपोप्रोटीन। किसकी? लिपोप्रोटीन की। लिपो का मतलब होता है लिपिड। लिपिड। लिपो का मतलब क्या होता है? लिपिड। लिपिड का मतलब हो गया वसा। क्या दोस्तों? वसा या फैट। ठीक है, यह कैसी होती है सब, और ये किस प्रकार की होती है? अर्धपारगम्य। कैसी होती है? अर्धपारगम्य। कैसी होती है दोस्तों? अर्धपारगम्य। इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पर्मिनल होती है। क्यों होती है? क्या करती है? ये एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक क्या करती है? पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती है। एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्टेशन या पोषक तत्वों का संचार करते हैं। मान लो ये आपकी कोशिका है, ये आप दूसरी, इसमें जो न्यूट्रिशंस हो गई, एक कोशिका दूसरी कोशिका में जाएगी, इसका जो कार्य है कौन करेगा? सेल मेम्ब्रेन। कौन करेगा दोस्तों? सेल मेम्ब्रेन। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अर्धपारगम्य। क्या बोलते हैं? अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोस्तों कैसी होती है? सेलेक्टिव। कैसी होती है? सेलेक्टिव। कैसी होती है? सेलेक्टिव। मतलब ये काम की चीजों को ही अंदर जाने देती है। जो काम की चीज नहीं है दोस्तों, उसको ये अंदर जाने नहीं देगी। सेल वॉल में एक बात मैं बताना भूल गया था कि सेल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य होती है, लेकिन सेल वॉल, इसमें दोस्तों सेल वॉल में ये कैसी होती है? पारगम्य। कैसी होती है? पारगम्य। कैसी होती है दोस्तों? पारगम्य। सेल वॉल में एक पारगम्य होती है, और जबकि सेल मेम्ब्रेन में क्या? सेमी पर्मिनल होती है, यानी अर्धपारगम्य होती है। पारगम्य, इसमें कोई सिलेक्टिव नहीं होती, ये पोषक तत्वों का आदान प्रदान करते हैं। जबकि इसमें क्या होता है? ये जो पोषक तत्व, जो काम के जो पोषक तत्व, उन्हीं को अंदर जाने देती है, उन्हीं को एक दूसरे की कोशिका में ट्रांसफर करती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अर्धपारगम्य बोलते हैं। किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन की। ठीक है, इसका फंक्शन आपने देख लिया, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पोषक तत्वों का संचार करती है। अब तीसरा जो टॉपिक आता है वो है साइटोप्लाज्म। क्या दोस्तों? साइटोप्लाज्म। इसे क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। मान लो ये आपकी कोशिका है, इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है इसे ही बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। अब साइटो क्यों बोल दिया? साइटोप्लाज्म की कोशिका का जो साइंटिफिक नेम है, मैंने आपको बताया था कि कोशिका का साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नेम क्या है? साइटो। क्या है दोस्तों? साइटो। इसलिए साइटो का मतलब कोशिका, प्लाज्मा का मतलब द्रव्य यानी कोशिका द्रव्य। अब ये जो कोशिका द्रव्य है, जो कोशिका में जो द्रव पाया जाता है, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं? इसमें होते हैं एक तो वाटर, एक होता है सॉल्ट। ठीक है, वाटर और सॉल्ट की ये बनी होती है। वाटर और सॉल्ट की क्या होती है? बनी होती है। इसमें ज्यादा मात्रा में क्या होता है? पानी यानी जल पाया जाता है। इसमें ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, जिससे क्या होता है? इसको नमी प्रदान करता है। क्या करता है? नमी। क्या करता है दोस्तों? नमी प्रदान करता है। वाटर प्लस सॉल्ट की बनी होती है। ठीक है, जल अधिक मात्रा में होने के कारण इसको ये नमी प्रदान करता है। किसको? साइटोप्लाज्म यानी कोशिका को। तीसरा पॉइंट, कोशिका के अंदर पोषक तत्वों का संचार करती है। क्या करती है? कोशिका के अंदर पोषक तत्वों का संचार करती है। अब पोषक एक दूसरे के अंदर नहीं करेंगे। मान लो ये कोशिका है,
इसी के अंदर एक दूसरे के, इसी के अंदर अपने पोषक तत्व तो इधर से इधर ले जाएगी, इधर से इधर ले जाएगी, एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर नहीं करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें क्या होता है, अवायवीय शोषण होता है, अवायवीय शोषण के दौरान क्या होता है, 2 ATP बनते हैं। कितने, 2 ATP। कितने बनते हैं, 2 ATP। क्या बनते हैं, 2 ATP, यानी 2 ATP ऊर्जा बनती है। ठीक है, इसमें अवायवीय शोषण होता है, जिसके कारण 2 ATP ऊर्जा बनती है। अब आपसे प्रश्न सीधा यह आ सकता है कि ATP का पूरा नाम क्या दोस्तों, ATP का पूरा नाम क्या हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या हो गया दोस्तों, ट्राइफॉस्फेट। ATP का पूरा नाम क्या होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ए से एडिनोसिन, टी से ट्राइफॉस्फेट, इसका पी। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपका ATP का पूरा नाम हो गया। इतना कुछ समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो। चौथा टॉपिक है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। गुणसूत्र के बारे में ध्यान से सुनो कि गुणसूत्र पहली बात तो किसमें पाए जाते हैं, जोड़े में। इसमें पाए जाते हैं जोड़े में। जोड़े में ये तो हो गया इसका एक पार्ट, ये हो गया इसका इस पार्ट। ये अलग अलग पाए नहीं जाते, इसलिए जोड़े, इसलिए बोलते हैं कि गुणसूत्र हमेशा किसमें पाए जाते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, गुणसूत्र हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। ये जो गुणसूत्र है ये DNA और हिस्टोन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, हिस्टोन के। किसके बने होते हैं, DNA और हिस्टोन के बने होते हैं। ठीक है, DNA उपस्थित होने की वजह से ये आनुवांशिकी में मदद करता है। आनुवांशिकी का मतलब होता है हेयरडिटी। क्या दोस्तों, हेयरडिटी। हेयरडिटी का मतलब हो गया आनुवांशिकी। आनुवांशिक का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने लक्षणों का आदान प्रदान, यानी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उसे आनुवांशिकता बोलते हैं, उसमें ये मदद करता है। तीसरा पॉइंट, सबसे छोटी इकाई किसकी, गुणसूत्र की। सबसे छोटी इकाई किसकी, गुणसूत्र की। क्या होती है, जीन। क्या होती है, जीन। ये भी किसका बना होता है, DNA प्लस हिस्टोन का बना होता है। हिस्टोन का बना होता है। और इसका जो नाम है, जीन नाम, क्या दोस्तों, जीन नाम। ये जो जीन नाम दिया, किसने दिया, जॉनसन ने। किसने दिया, जॉनसन ने। किसने दिया दोस्तों, जॉनसन। क्रोमोसोम के बारे में, DNA और प्लस हिस्टोन के बने होते हैं। DNA होने की वजह से आनुवांशिक की मदद करते हैं, हेरिडिटी की मदद करते हैं। सबसे छोटी इकाई क्या होती है, क्रोमोसोम की, जीन होती है। ठीक है, और जीन किसके बने होते हैं, DNA प्लस हिस्टोन के बने होते हैं। वही नाम किसने दिया, जॉनसन ने दिया। किसका, जीन का नाम। अब आपसे ये पूछ ले कि क्रोमोसोम गुणसूत्र किसके बने होते हैं, DNA और हिस्टोन के बने होते हैं। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि जीन किसके बने होते हैं, तो आप क्या बताओगे, क्या बताओगे। जीन भी किसके बने होते हैं, DNA और हिस्टोन के ही बने होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि क्रोमोसोम का सबसे छोटी इकाई होती है जीन। है तो DNA, ये भी DNA की सबसे छोटी इकाई जीन है, तो ये भी DNA के प्लस हिस्टोन के बने होते हैं। अब देखो मेन चीज, मान लो ये आपकी गुणसूत्र है, ये आपके गुणसूत्र हो गए, ये आपका गुणसूत्र हो गया, जोड़े में पाए जाते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे खींचूं तो ऐसी कुंडली बनेगी जो कि DNA है, जो कि क्या है, DNA। द्विकुंडली संरचना निकल के आएगी। क्या दोस्तों, द्विकुंडली संरचना। ये जो छोटा पार्ट है इसे तो बोलते हैं, आप बोलेंगे DNA। क्या बोलेंगे, DNA। गुणसूत्र को थोड़ा सा खींचा, द्विकुंडली संरचना निकल के सामने आई, जिसे क्या बोल दिया, DNA। जिसे क्या बोल दिया दोस्तों, DNA। फिर इस DNA को थोड़ा और खींच दिया हमने, कुछ ऐसी संरचना निकल के आएगी, बिल्कुल छोटी संरचना, जिसे क्या बोल दिया, जीन। क्या बोल दिया, जीन। किसे बोल दिया, या किसे बोल दिया, क्या बोल दिया, जीन बोल दिया। मतलब कुल मिलाकर गुणसूत्र थोड़ा सा खींचा, जो द्विकुंडली संरचना निकल के आई सामने, उसे बोल दिया DNA। और इसे और खींच दिया, कुछ ऐसे संरचना निकल के सामने आएगी, जिसे क्या बोल दिया, जीन। और ये जीन का नाम किसने दिया, जॉनसन ने। किसने दिया, जॉनसन ने। किसने दिया, जॉनसन ने।
किसने दिया दोस्तों? जॉनसन। परीक्षा में पूछा गया है कि डीएनए की सबसे छोटी इकाई जीन का नामकरण या नाम किसने दिया? सबसे पहले जॉनसन ने दिया। किसने दिया? जॉनसन। इतनी बात समझ में आई? कुछ नहीं करना, डीएनए को थोड़ा सा खींच के देखा, क्या निकल के आया? एक छोटा कुंडली संरचना निकल के आया जिसे बोल दिया डीएनए। ठीक है, और खींचा तो सबसे छोटे संरचना निकल के आई, क्या? जीन। इसलिए जीन को सबसे छोटी इकाई कहा जाता है किसकी? क्रोमोसोम की, डीएनए। ठीक है, इसके बने होते हैं डीएनए प्लस हिस्टोन के बने होते हैं। अब ध्यान से देखो, अब जो मेन जो क्वेश्चन आता है, जो प्रश्न आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किसमें से? गुणसूत्र में से। किसमें से दोस्तों? गुणसूत्र में से। कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। कितने होते हैं दोस्तों? 46। कैसे होते हैं? जोड़े में उपस्थित होता है, तो कितने जोड़े हो गए? 23 जोड़े। कितने हो गए? 23 जोड़े। मनुष्य में ये सबको पता है कि 46 गुणसूत्र होते हैं और ये जोड़े में उपस्थित होते हैं, इसलिए 23 जोड़े। लेकिन इस 23 जोड़े में से 22 जो गुणसूत्र हैं ये होते हैं आपके कायिक गुणसूत्र। क्या होते हैं? कायिक गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र क्या होते हैं दोस्तों? कायिक गुणसूत्र। बचा जो एक जोड़ा है, क्या दोस्तों? एक जोड़ा, उसमें वो होते हैं लैंगिक गुणसूत्र। लैंगिक गुणसूत्र क्या होते हैं? लैंगिक गुणसूत्र। अब प्रश्न यहीं फंसेगा कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र, ये सब होता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि मनुष्य में कायिक गुणसूत्र कितने हैं और लैंगिक गुणसूत्र कितने हैं, तो क्या बताओगे? 22 जोड़ी तो क्या है? गुणसूत्र है, और एक जोड़ी क्या है? लैंगिक गुणसूत्र। 22 जोड़ी गुणसूत्र सेम होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, जबकि लैंगिक गुणसूत्र 2 होते हैं, जो कि क्या होता है? एक्स वाई। और ये जो एक्स वाई है, यही जेंडर के लिए उत्तरदायी होता है। क्या होता है? जेंडर के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, लड़कियों में पाए जाते हैं एक्स एस, जबकि लड़कों में, नर में पाए जाते हैं एक्स वाई। ठीक है, एक्स से एक्स मिलेगा तो लड़की पैदा होगी, अगर एक्स से वाई मिलेगा तो लड़का पैदा होगा। बस प्रश्न यही फंसेगा कि मनुष्य में कायिक गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, प्लस और एक जो और लैंगिक गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं। तो क्या बताओगे? 22 तो कायिक गुणसूत्र और एक जोड़ी क्या होते हैं? लैंगिक गुणसूत्र। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है ना दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।